हेलो फ्रेंड, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको केवीएस और इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, उनके प्राकृतिक आवास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए जगह है। ऑप्शन है प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, अपना जो वन्य जीव अभयारण्य होता है और राष्ट्रीय जो उद्यान होता है, वहाँ पे जैव विविधता के संरक्षण के लिए जगह होती है या वहाँ पे उनका संरक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो अपना थर्ड है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण शब्द की परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है, निम्नलिखित में से किस कथन में उचित परिभाषा नहीं है। पूछा गया है कौन से में उचित परिभाषा नहीं है। ठीक है, पहला है जलाशयों में अवांछित पदार्थों का मिलाया जाना, तो ये बात तो सही है। दूसरा है जलाशयों में अवांछित पदार्थों का निकला जाना। अगला है जलाशयों के दाब में परिवर्तन होना। दाब में परिवर्तन होना और प्रदूषण का कोई लिंक नहीं होता। जलाशयों के तापक्रम में परिवर्तन होना, तो इससे भी जो जल प्रदूषण है वो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है, यानी जो दिए गए हैं इनमें कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन है डेंगू, एड्स, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए, डेंगू भी है, एड्स भी है और आपका इन्फ्लुएंजा भी है। जो टाइफाइड है ये विषाणु जनित रोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। ऑप्शन है जल, यूरेनियम, जैव मात्रा या फिर जीवाश्मी ईंधन। तो जो अपना तापीय विद्युत संयंत्र होता है उसमें जीवाश्मी ईंधनों का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है। ऑप्शन है ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ आ जाएगा अपना रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है अपने पास, यहाँ जैव विविधता से संबंधित कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। ऑप्शन है, पहला है अपने पास, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीशीजें। तो ये अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा देखते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला पादप जात। सिर्फ पादप जात हम नहीं कह सकते, तो ये तो कहना गलत है। तीसरा है, जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये बात सही है। अगला है, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली एक विशेष स्पीशीज की व्यक्तियों की कुल व्यष्टियों की कुल संख्या। तो ये कहना भी गलत है, यानी कि अपने पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और थर्ड है ये सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड अपना मिलता है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला है अपने पास, दिहांग डिबांग जैव मंडल भंडार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। तो जो दिहांग डिबांग जैव मंडल भंडार है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान आबादी में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है ये बताना है।
तो इसका तो सीधा आंसर है 18 करोड़ की वर्दी आंकी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 अक्टूबर किसके रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व प्रकृति दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व पक्षी दिवस या फिर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो 6 अक्टूबर है दोस्तों, वो बनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCSD को किस नाम से जाना जाता है? या फिर जो UNCSD है उसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ये सभी, या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012, रियो +20 या फिर रियो 2012। तो जो अपना UNCSD है इनको सभी नामों से जाना जाता है, ये भी और ये भी, तो अपन कह सकते हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाघ परियोजना किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी? बाघ परियोजना कौन से वर्ष में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1978, 82, 92 या फिर 1972। तो 1972 में बाघ परियोजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में कौन सा पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना की गई थी? ऑप्शन है 6ठी, 9वीं, 7वीं या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये इस टाइम पे 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आगे है, UNEP का पूरा नाम क्या है? UNEP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनियन फॉर नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनियन फॉर नेशनल इंडेंजर्ड प्लांट्स, यूनाइटेड नेशंस इंडेंजर्ड प्लांट्स या फिर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो UNEP का जो पूरा नाम है दोस्तों वो होता है अपना यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी अपना ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूक घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में या फिर कर्नाटक में। तो दोस्तों मूक घाटी राष्ट्रीय उद्यान है केरल में स्थित, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 तक दक्षिण एशियाई देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो दोस्तों भारत की जो रैंक है वो है तीसरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हरिदास ठाकुर के माटुआ संप्रदाय ने कम जाति चांडाल खेतीहरों के सुधार के लिए कहाँ काम किया? ऑप्शन है बम्बई, पूर्वी बंगाल, पूना या फिर मद्रास। तो पूर्वी बंगाल में उन्होंने काम किया था, यानी कि ऑप्शन जो 2 है ये यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? ऑप्शन है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, या फिर उन भारतीयों को जिन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, या फिर उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, या फिर उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटिश में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो जो गुलामगिरी है ज्योतिराव फूले की, ये जो पुस्तक थी उन्होंने डेडिकेट की थी उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं।
तो ये बात कहना उचित नहीं है कि उच्च जो न्यायालय होता है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और उनकी ओर से ही कार्य करता है। अगला स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो ये कहना भी उचित नहीं है। तो मतलब दोनों ही जो कथन हैं वो उचित नहीं है कहने, या फिर हम कहें कि गलत हैं। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है ए और बी दोनों ही गलत हैं, तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाए कि दोनों कथन ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उत्खनन, विवर्त खनन, कूपकी खनन या प्रवेधन। तो इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कूपकी खनन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाफ्ट माइनिंग इसको कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। ऑप्शन है निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का या फिर भंडार संसाधन का। तो ये जो है लद्दाख में पाए जाने वाला जो यूरेनियम है ये संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। आज की वीडियो सेगमेंट में दोस्तों सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये जो क्वेश्चन है इनका लाभ मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।